हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है। ठीक है, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट ये अलग अलग चैप्टर्स पे दिया रहता है, मतलब अलग अलग क्लासेस में है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी 7th में भी है, ठीक है, फिर हायर क्लासेस में भी है। तो मैंने सबको कंबाइन करके एक कॉन्साइज नोट बनाया है, ताकि कोई भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछ ले तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हो और सारे क्वेश्चंस भी आप कर पाए। और ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से इतने सालों में, लाइक 2018 से लेकर 2024, इन सालों में 28 टाइम्स ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। तो जैसे कि जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कंडक्टर के थ्रू जो चार्जेस का फ्लो हो रहा है, फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद जो टर्म आता है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट। सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज़ है? इट इज़ अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। सो इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट पाथ है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक सर्किट तो एक कंप्लीट पाथ है, तो उसके कंपोनेंट्स क्या है? तो उसके जो मेन कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तो वो कोई इलेक्ट्रिक सेल हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल जिसको हम बैटरी कहते हैं वो हो सकता है। वायर होता है, बल्ब होता है, साथ ही साथ स्विच भी होता है। तो ये मेन कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिक सर्किट के। इसके साथ आप एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें होती है वो अलग से ऐड होती है। बट अगर आप सिंपल वे में इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उनके कंपोनेंट्स को जानना चाहेंगे तो वो यही है। अब जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम बारी बारी से एक एक को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं क्या, सिंपल ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पाथ है, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ना कि जो ये स्विच है ये ओपन है, जिस वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो नहीं करेगा। सो यहाँ पे क्या होगा, बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सर्किट का पाथ है वो क्लोज्ड होना चाहिए, तब जाकर जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल वहाँ से मूव करके नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका जो करंट का फ्लो है वो होता है, तब जाकर बल्ब ग्लो करता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं उनमें ऐसे फिलामेंट होती है, आपने देखा ही होगा। जब हम छोटे थे, जब हम क्लास 1 और 2 में थे, उस टाइम पे ये बल्ब्स बहुत ही इस्तेमाल हुआ करती थी। तो उनका ये जो फिलामेंट होता है ना, ये इंटैक्ट रहता है जब तक वो फ्यूज़ ना हो जाए। बट जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो उनका ये जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है। तो ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये जो फिलामेंट जब इंटैक्ट रहता है तब क्या होता है कि जो सर्किट है वो कंप्लीट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट उस सर्किट से पास करता है और बल्ब ग्लो करता है। बट फ्यूज्ड बल्ब क्यों नहीं ग्लो करते? क्योंकि ये फिलामेंट में जो ब्रेक आ गया है उससे क्या हो गया कि जो सर्किट है वो ओपन हो चुका है, ठीक है, जिस वजह से करंट का फ्लो नहीं हो रहा है और ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं सिंपल क्लोज सर्किट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो स्विच है ये क्या हो चुका है, स्विच को हमने ऑन कर दिया है, जिस वजह से जो पाथ है वो अभी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे बल्ब विल ग्लो। और करंट का फ्लो कहाँ से होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल या बैटरी, वहां से होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। सो जो स्विच है उसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये या तो सर्किट को ब्रेक करता है या फिर उसको कंप्लीट करता है, ठीक है। सो जब हम स्विच को ऑफ रखेंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, ओपन रहता है। और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो फिर वो सर्किट क्लोज रहता है और वहाँ से करंट फ्लो करता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम कुछ सिंबल्स देख पा रहे हैं।
तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के कंपोनेंट्स हैं उनको हम अलग अलग सिंबल्स से डिनोट करते हैं ताकि जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम्स है, वो आसानी से समझ में भी आए और बनाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक सेल को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, नेगेटिव टर्मिनल भी होता है। अब जो बैटरी होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे बहुत सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन कहलाता है बैटरी। अब प्लग की और स्विच, तो देखिए स्विच को हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो सिंबल है ये बताता है कि स्विच अभी ओपन है, ठीक है। स्विच ओपन का मतलब क्या है कि अभी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, वो ओपन है, ओके। प्लग की और स्विच क्लोज, अभी क्या है, स्विच को हमने ऑन कर दिया है, जिस वजह से क्या है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कंप्लीट है और इस वक्त करंट फ्लो कर पाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। वायर जॉइंट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, उसको इस तरीके से दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम इस टाइप से दिखाते हैं, बहुत जगह पे ऐसे भी दिखाया रहता है। अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, उसको हम ऐसे दिखाते हैं, मतलब ये उसका सिंबल है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट को हम इस तरीके से दिखाते हैं। एम मीटर सर्किट में रहता ही है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। और जो वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स गए हमारे कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। आगे अगर देखेंगे तो अब हम देखेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जो दो बल्ब्स है वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन इस तरीके से दिखाया जाता है। और जो पैरेलल सर्किट होता है या पैरेलल कनेक्शन होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है कि दो जो बल्ब्स है वो पैरेलली अरेंज्ड है। यहाँ पर हमको स्विच दिखाया गया है और यहाँ पर हमको बैटरी दिखाया गया है। तो ये गए 4 टाइप्स ऑफ सर्किट्स। क्या था? सिंपल ओपन सर्किट, सिंपल क्लोज सर्किट, सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो फ्रीली। जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है, मेटल्स कौन कौन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ओके। वाटर भी कंडक्टर है क्योंकि उसमें डिजॉल्व सॉल्ट्स पाए जाते हैं, यानी कि टैप वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, टैप वाटर। ग्रेफाइट भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसलिए जब भी हमको झटका लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल्स है जो कि फ्री मूवमेंट ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि उसमें बाधा डालते हैं, रोकते हैं, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करते फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या क्या है, रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक, हवा, लकड़ी, पेपर, ये सभी इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है तो क्या होता है, हीट जनरेटेड होती है। तो द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एलिमेंट्स इन इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक heater for cooking, immersion heaters, hot plates, iron, geysers, electric kettles, and hair dryers become red hot and give out heat when connected to electric supply. So ये जो टोस्टर होता है या इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इमर्शन रॉड्स होते हैं, ये गर्म क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनसे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो ये रेड हॉट बन जाते हैं और तब ये हीट को रिलीज करते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको समझ में आता है। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स अपॉन, तो अब ये जो हीट पैदा होती है जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करता है, तो ये किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो मटेरियल ऑफ द वायर, मतलब वायर किस मटेरियल की बनी हुई है, उसका लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, उस पर डिपेंड करता है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ओके। अब एक बात जो यहाँ पर हमको देखनी है वो क्या है, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। तो किसी भी सर्किट से एक मैक्सिमम लिमिट होती है करंट की जो कि सेफली फ्लो कर सकती है, ठीक है।
उसके ऊपर चले जाने से क्या हो जाएगा, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसको हानि हो सकती है, ठीक है, वो खराब हो सकते हैं। सो फ्यूज यहाँ पर बड़ा काम करता है। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स। सो क्या होता है कि जितना हमारा करंट फ्लो करना चाहिए, जो सेफ लिमिट है, ठीक है, उसके ऊपर करंट अगर फ्लो करने लगता है तो आग लग सकती है और इलेक्ट्रिक सर्किट में डैमेज हो सकता है। तो फ्यूज हम इंस्टॉल करते हैं अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में ताकि जो डैमेजेस है इसको रोका जाए और पॉसिबल फायर्स को भी रोका जाए। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज में क्या होता है, एक थिन वायर होती है, आपको ध्यान में रखना है। इसमें एक थिन वायर होती है जो कि जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है, तो वो जल्दी से मेल्ट हो जाती है और इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो फ्यूज वायर हम सिलेक्ट करते हैं ना, उसके क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थिन होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही हीट प्रोड्यूस होगा, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मतलब थोड़ी सी ही हीट से वो वायर पिघल जाएगी तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा। फ्यूज को हम हमेशा सीरीज कनेक्शन में, मतलब उसको कनेक्ट करते हैं सीरीज कनेक्शन में, ठीक है। अब फ्यूज की जगह पे बहुत जगह पे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का इस्तेमाल होता है, जिनको हम MCBs कहते हैं। तो ये स्विचेस है जो कि ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाते हैं जब सर्किट में करंट का जो लिमिट है, सेफ लिमिट है, वो एक्सीड हो जाता है। फिर जब हम इसको टर्न ऑन करते हैं तो अगेन जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है और जैसे सब कुछ चल रहा था वैसे ही चलता है। सो अभी फ्यूज की जगह पे बहुत जगह पे अभी क्या होता है कि MCBs को इंस्टॉल किया जाता है। अब हम जो बात कर रहे थे कि जो एलिमेंट्स होता है हीटिंग चीज़ों के लिए, जैसे कि इमर्शन रॉड हो गया, या फिर आप बोल लीजिए टोस्टर हो गया, गीजर्स हो गए, आयरन हो गए, तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि ये रेड हॉट हो जाते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट इनके थ्रू फ्लो करता है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये हाई होना चाहिए, वरना ये तो मेल्ट करके फिर सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो जो जिस पर्पस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हो नहीं पाएगा। वैसा ही जो बल्ब में फिलामेंट का हम इस्तेमाल करते हैं वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है टंगस्टन की, ठीक है। टंगस्टन की मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कितना है 3380 डिग्री सेल्सियस, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल भी है, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है वो तो पहले बता ही दिया है। तो इसका इस्तेमाल होता है बल्ब के फिलामेंट्स को बनाने के लिए। क्यों, दो प्रॉपर्टीज़ क्या है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसको इस्तेमाल करने की। पहली बात तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा है और ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल भी है, तो अगर इससे करंट फ्लो भी करे तो क्या होगा, यह फिलामेंट हीट हो, इसमें हीटिंग होगी, हीट के चलते क्या होगा, ये रेड हॉट हो जाएगा और ये हीट के साथ साथ लाइट भी इमिट करेगा, जिस वजह से रोशनी होती है। The bulbs are usually filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. So फिलामेंट का जो लाइफ है उसको बढ़ाने के लिए हम केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस से जो बल्ब है उनको भर के रखते हैं। सो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो समझ लिया, अब हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये सबसे पहले नोटिस किस इंसान ने की थी, वो थे हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। He was the first person to notice the deflection of compass needle when the current passes through the wire. तो उन्होंने क्या किया था कि एक कंपास होता है ना जिससे हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, तो उसको एक वायर के सामने रखा था। जैसे ही वो स्विच ऑन कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा था, जिसके चलते उस कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा था, मतलब वो हिल रहा था। सो वहाँ से उनको पता चला कि जब भी किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तभी ना जाके जो डिफ्लेक्शन आ रही थी मैग्नेटिक नीडल में, तभी ना जाके वो पॉसिबल है। तो यही से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानने की बारी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये एक टाइप ऑफ मैग्नेट है जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो किसके वजह से होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने फ्यूज़ के बारे में पढ़ा ना, तो फ्यूज़ कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने देखा ही होगा,
जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मीटर होता है वहाँ पे ये लगा रहता है। तो ये जो आपको पतली सी वायर दिख रही है ना, यही है फ्यूज वायर। सो फ्यूज यूज्ड इन बिल्डिंग्स यहाँ पे दिखाया गया है। और एमसीबीज जो है वो इस तरीके के दिखते हैं। आजकल जो फ्यूज है उनको रिप्लेस कर दिया गया है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से, एमसीबी। ओके, अब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एक्चुअली होता क्या है उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ आयरन और स्टील सराउंडेड बाय अ कॉइल। सो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि आयरन का एक रॉड लेते हैं या स्टील का एक रॉड लेते हैं और उसके ऊपर हम करते हैं क्या, जो मेटल है उसको जो मेटल वायर है उसको कॉइल की तरह उसके आजू बाजू लपेट देते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टेम्पोररी मैग्नेट्स। तो ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स है, बट ये टेम्पोररी मैग्नेट्स है, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जब तक रहेगा तब तक इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट, इसलिए इनको टेम्पोररी मैग्नेट कहा जाता है। बट ये बड़े ही स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जैसे कि आपको किसी लोहे की चीज से चोट लग गई तो वहां पे आयरन डस्ट हो सकते हैं उस वुंड्स में, तो उन आयरन डस्ट को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। फिर जो जंक यार्ड होता है जहाँ पर कूड़ा कचरा फेंका जाता है, सो वहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस भी होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस से अलग करने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको हम रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बना सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक ट्राम, इलेक्ट्रिक मोटर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इनमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है। Lifting and transporting big pieces of iron scraps, plates, etc. from one place to another. तो भारी भरकम जो चीज़ें होती है, जो मैग्नेटिक मटेरियल होती है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, उनको उठाने के लिए भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह जो सर्विसिंग के लिए आती है तो उनको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से टॉयज होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है, और डॉक्टर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि आंखों में कभी कभार क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल चली जा सकती है, एक्सीडेंटली वो आंखों के अंदर जा सकती है, तो उसको हटाने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए वो लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। तो पहला जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट को हम बढ़ाते जाएंगे तो जो स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो भी उतना बढ़ता जाएगा। जितना हम टर्न्स, यानी कि ये अगर एक आयरन रॉड है, इसमें हम जितना टर्न्स बनाएंगे तो जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये दो फैक्टर्स थे जिसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। अब जहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो हम स्टडी करने वाले हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो मैथमेटिकल सम्स आते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हमको ओम्स लॉ का पता होना चाहिए। सो ओम्स लॉ में क्या कहा गया है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटालिक वायर is directly proportional to the potential difference V across its ends provided its temperature remains the same. So अगर temperature same रहता है और मतलब temperature constant है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो अब जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है किसी मेटालिक वायर से, it is directly proportional to the potential difference between the two points. So हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, V is directly proportional to I, या फिर हम लिख सकते हैं V by I is equals to a constant जो कि है R, R यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हमने क्या देखा था, V by I is equals to constant जो कि है R, तो V equals to IR। यहाँ पर V क्या है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस, I है इलेक्ट्रिक करंट और R है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, when electrons flow through a conductor the conductor does offers some obstruction to the current। तो जब इलेक्ट्रॉन्स किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं तो ये जो कंडक्टर है ना, ये बाधा डालती है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, यही बाधा कहलाती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो ये जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर है, ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो हमको एक रिलेशन मिलती है कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। यहाँ पर रो होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, L होता है लेंथ ऑफ द वायर, A होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सो किन किन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक तो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे डिपेंड करता है, एज वेल एज नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी मतलब ये जो रो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो अगर हम यही जो रिलेशन है इसको थोड़ा सा घुमा के रखें तो रो अलग से रह जाएगा, इधर पे इक्वल टू है, ये हो जाएगा R इंटू ए बाई एल। अब ये हो जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर and electrical resistance of the wire and it is inversely proportional to the length of the wire। तो ये आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, resistance and resistivity of a material vary with temperature। so electrical resistance और electrical resistivity किसी भी मटेरियल की वो वैरी करती है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, जिस वजह से क्या होता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो क्योंकि मेटल्स और अलॉयज जो होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम है, इसीलिए मेटल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कॉपर का इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। So resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. But metals और alloy को अगर हम compare करेंगे तो alloys जो होते हैं उनकी resistance या resistivity थोड़ी ज़्यादा होती है as compared to metals. Alloys do not burn readily at high temperature. तो ये जो alloys होते हैं ये high temperature में जल नहीं जाते. Therefore they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, etc. सो एलॉयज का इस्तेमाल इसीलिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में होता है क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट होता है वो गर्म के मारे रेड हॉट बन जाता है और गर्म हो जाता है। तो अगर गर्मी के मारे वो जलने लगे तो फिर तो वो अप्लायंस खराब हो जाएगा। तो इसीलिए हम एलॉयज का इस्तेमाल करते हैं उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए। किन एलिमेंट्स को बनाने के लिए? इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के एलिमेंट्स को बनाने के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन या फिर टोस्टर्स। कॉपर और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में हम जानेंगे, जिसकी चर्चा मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट को जब मैं डिस्कस कर रही थी तब मैंने की थी। सो द एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। सो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमको एमीटर को हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट करना होता है इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर। तो ये क्या मेजर करता है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको ये मेजर करता है। द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर। सो वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जहाँ पर हम उन दो पॉइंट्स के वहाँ पर इसको रखते हैं जहाँ पर हमको इनकी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। सो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पॉइंट्स को मेजर करता है और एम मीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट कर रहे हैं। सो P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I। V यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। तो V को अगर हम रिप्लेस कर दें, ठीक है, V इक्वल्स टू IR होता है ना, तो ये I स्क्वायर R भी हो जाएगा और V स्क्वायर बाई R। तो ये तीनों रिलेशन ही सही है। तो जैसा जैसा चीज़ आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप उस हिसाब से उस मुताबिक किसी भी एक रिलेशन को पकड़कर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताया गया है, रेजिस्टेंस बताया गया है, आपको इलेक्ट्रिक पावर निकालना है, तो तब ऑब्वियसली आपको ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। अगर क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट बताया गया है तब आप इस वाले रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर। और अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यूज है वो बताया गया है और आपको इलेक्ट्रिक पावर ढूंढना है तो फिर आप इस रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर का जो SI यूनिट है वो है वॉट। सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर। इसका जो बिगर यूनिट है वो है
1 किलोवाट विच इज इक्वल्स टू 1000 वॉट. सो इलेक्ट्रिक पावर तो हमने समझ ली. अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम समझेंगे. सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए हमको पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है. सो 1 वॉट आवर इज इक्वल्स टू 1 वॉट मल्टीप्लाइड बाई 3600 सेकेंड्स, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं. 1 किलोवाट आवर जो कि इसकी बिगर यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बिगर यूनिट क्या है, 1 किलोवाट आवर. तो वो क्या होगा, 1 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं, 1000 वॉट्स होते हैं, और आवर में 3600 सेकेंड्स है. तो इसको करने से हमको मिलता है क्या, 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स, क्योंकि एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो जूल है. ओके. अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस दिए गए हैं, मतलब कुछ फॉर्मूलाज दिए गए हैं. अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट ढूंढने के लिए बताया, आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, चार्ज क्यू डिवाइडेड बाय टाइम टी करने से आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा. इफ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन डब्ल्यू डिवाइडेड बाय चार्ज क्यू करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स मिल जाएगा. अगेन एक और रिलेशन है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो आप इलेक्ट्रिक करंट आई को रेजिस्टेंस आर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो ये जो फॉर्मूला है रो एल बाई ए, इसका इस्तेमाल करके आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जहाँ पर रो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ओके. इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक करंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर, कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पर आई है इलेक्ट्रिक करंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम. तो ये कुछ फॉर्मूलाज है. यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. मैंने अप टू 10th ग्रेड लेवल में जो भी आता है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, उसको यहाँ पर कवर किया है. तो आशा करती हूँ कि इसके बाहर से तो आपको क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, और मैं आपको PYQs भी सॉल्व करा दूंगी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. अब हम कुछ SI यूनिट्स देख लेते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट है एम्पियर, जिसको हम कैपिटल A से लिखते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस का है वोल्ट, जिसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं. रेजिस्टेंस का होता है ओम, जिसका सिंबल ये है. रेजिस्टिविटी का होता है ओम मीटर. ओके. इलेक्ट्रिक पावर का होता है वॉट, जिसको कैपिटल W से डिनोट किया जाता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का होता है जूल, जिसको कैपिटल J से डिनोट किया जाता है. एक चीज़ मैं मिस कर गई थी, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको जितने भी रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, आप क्या करेंगे, उनको R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, आप उसको ऐड करते जाएंगे सिंपली, अगर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कनेक्शन में है. रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कनेक्शन आपको ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/RP. RP मतलब क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन. तो आपको जो भी रेजिस्टेंस दिए रहेंगे उसका जो रेसिप्रोकल है उनको आपको ऐड करके रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन फाइंड आउट करना है. अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एमीटर और वोल्ट मीटर को किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं. तो जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो एम मीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलली कनेक्ट किया गया है. ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं. यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एम मीटर है उसको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलली कनेक्ट किया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था. यहाँ पर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, तो मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ आपके लिए. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीट. तो हम तो जानते हैं कि कोई भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब जला लीजिए, लाइट के साथ साथ वो गर्म भी होने लगता है, मतलब वो लाइट तो देता ही है, साथ ही साथ हीट भी देता है. दिस इज नॉट डिजायरेबल. तो ये डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि इसके चलते क्या होता है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. दिस वेस्टेज कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स इन प्लेस ऑफ बल्ब्स. तो अभी क्या हो गया है कि जो इनकैंडेसेंट बल्ब्स हैं उनकी जगह किन्होंने ले ली है, फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स और बल्ब्स ने ले ली है. Compact fluorescent lamps (CFLs) also reduce wastage and can be fixed in the ordinary bulb holders. So जो CFLs होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कम करते हैं, और इनको जो नॉर्मल बल्ब के होल्डर्स होते हैं उन्हीं में फिक्स कर दिया जा सकता है.
However, before buying bulbs or tubes or CFLs, look for the ISI mark of the Bureau of Indian Standards. तो बोल रहे हैं कि जब भी आप बल्ब्स खरीदे, ट्यूब्स खरीदे या CFLs खरीदे तो वहाँ पे ISI मार्क है कि नहीं वो एक बार देख लीजिएगा. इन फैक्ट बिफोर बाइंग एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लुक फॉर दिस मार्क. ओके, सो ISI का एक मार्क होता है, उसको आप देख लेना है. The ISI mark ensures that the appliance is safe and wastage of energy is minimum. तो क्यों ISI मार्क देखने के लिए कह रहे हैं? क्योंकि ये मार्क किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं दी जाती, उन्हीं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को दी जाती है जो कि सेफ होते हैं, मतलब यूज़ के लिए वो सेफ है और यहाँ पर वेस्टेज ऑफ एनर्जी कम है. और एक चीज़ था वो है कि जो CFLs होते हैं, ठीक है, उनमें मर्क्यूरी रहता है, वेपर्स ऑफ मर्क्यूरी रहता है जो कि टॉक्सिक है. तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा गया था. तो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट ली है ये रैशनलाइज कंटेंट है ना जो NCERT का, वहाँ से लिया गया है. तो वहाँ पे ना ये लाइन नहीं दी गई है, बट मेरे पास जो बुक है उसमें वो लाइन थी. तो थोड़ा बहुत उन्होंने जो कंटेंट है उसको ऑमिट किया है, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं दी गई है, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है. इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो CFLs होते हैं यहाँ पर मर्क्यूरी के वेपर्स मौजूद रहते हैं जो कि टॉक्सिक है. ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसकी मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक बेल है इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है. तो इलेक्ट्रिक बेल कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है वो हमको समझना है. तो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं गोंग. ओके, ये वाला जो पार्ट है जो ऑसिलेट कर रहा है इसको हम कहते हैं हैमर. यहाँ पे एक स्क्रू होता है, मेटालिक स्क्रू होता है. ये जो आपको रेक्टेंगुलर चीज दिख रहा है ये है आयरन स्ट्रिप. यहाँ पे आपको बैटरी दिख रही है, यहाँ पे आपको वायर दिख रही है, और ये जो पूरा पार्ट है ना यहाँ पे आयरन रॉड्स आपको दो दिख रहे हैं जिसके ऊपर जो वायर है वो लपेट कर रखा गया है. तो ये एक्चुअली क्या करेगा, जब इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो करेगा तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा. इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये. अब एक्चुअली जो बेल बजती है वो कैसे बजती है उसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. तो क्या होता है, देखिए ये जो स्क्रू है ना, ये स्क्रू जब इस आयरन स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड फॉर्म में रहता है, जैसा कि अभी है वो कनेक्टेड, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ये कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, कंप्लीट होने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इस सर्किट से फ्लो करेगा. अब इलेक्ट्रिक करंट जब इस कॉइल, मतलब ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी बनेगा, ये कैसे बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो कर रही है तो इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने से क्या होगा, अभी यहाँ पे ये मैग्नेट बन चुका है, तो क्योंकि ये मैग्नेट बन चुका है तो ये इस आयरन स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. तो मैं इसको दूसरे कलर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि होता क्या है एक्चुअली. थोड़ा सा वेट कीजिए. हाँ, सो ये जो कॉइल है इट विल बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो क्या होगा, ये आयरन स्ट्रिप को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा कि जो स्क्रू अभी आयरन स्ट्रिप के कांटेक्ट में था वो कांटेक्ट टूट जाएगा. तो जैसे ही इस आयरन स्ट्रिप को इसने अपनी ओर खींचा तो ये जो हैमर है ना ये कंटिन्यूअसली इसको गोंग को मारता रहता है, और जिस वजह से इलेक्ट्रिक बेल की जो आवाज़ है वो हमको सुनाई देती है. बट ये लगातार नहीं चलती रहती, तो क्या मतलब रुक क्यों जाती है. तो जैसे ही ये आयरन स्ट्रिप इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है तो ये स्क्रू से अलग हो जाती है. स्क्रू से अलग हो जाने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें ब्रेक आ जाता है और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना छोड़ देता है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था अब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली गई, तो क्या हो जाएगा, ये आयरन स्ट्रिप दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा जहां पर वो स्क्रू के साथ दोबारा अटैच होगा. फिर इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इट विल अट्रैक्ट द आयरन स्ट्रिप और ये हैमर अगेन गोंग को बजाएगा. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक जो बेल है वो काम करता है. ओके, तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है. अपने अगले सेशन में मैं
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कराने वाली हूँ, तो आप उस सेशन को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखिए ताकि आपको मेरे चैनल पर जितने भी अपडेट्स आते हैं वीडियोज़ के वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।